जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। 6 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हो गया था। अपने अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख से हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करें कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे जिससे अपनी मौत से पहले बाबा साहेब ने शिरकत की। बाबा साहेब के आखिरी घंटों को समझने से पहले हम उनके जीवन के संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन कैसे गुजरा और उनकी शुरुआत कैसे हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे गांव महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के पुत्र थे जो कि ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहब के पिता संत कबीर के अनुयायी भी थे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर मुश्किल से 2 साल के थे जब उनके पिता की नौकरी चली और जब वो केवल 6 वर्ष के थे उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। बाबा साहब की शुरुआती शिक्षा मुंबई में हुई थी। अपने स्कूल के दिनों से ही उन्हें इस बात का गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ले रहे थे। दुर्भाग्यवश डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी मां को खो दिया था। उनकी चाची उनकी देखभाल करती थी। बाद में वे बम्बई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वे अछूतों के अभिशाप से पीड़ित रहे। उनकी शादी 1907 में मैट्रिकुलेशन के बाद एक बाजार के खुले शेड में हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी स्नातक की पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से पूरी की। इसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से स्कॉलरशिप मिल रही थी। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्हें बॉन्ड के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वे बड़ौदा में थे तब उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया था। 1913 वह वर्ष है जब डॉक्टर अम्बेडकर को उच्च अध्ययन के लिए यूएसए जाने के लिए एक विद्वान के रूप में चुना गया था। यह उनके करियर का एक इम्पोर्टेंट मोड़ था। 1915 और 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने एसए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उन्हें वहां लॉ के लिए ग्रेज इन में भर्ती कराया गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस में उनकी डीएससी की तैयारी कराने के लिए वहां भर्ती करा दिया गया, लेकिन बड़ौदा के दीवान ने उन्हें वापस भारत बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ एंड डीएससी की भी उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय तक जर्मनी के वॉन विद्यालय में अध्ययन किया। 1916 में उन्होंने भारत में जातियां, उनकी व्यवस्था, उत्पत्ति और विकास विषय पर एक निबंध पढ़ा। साथ ही उसी साल उन्होंने अपनी थीसिस भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन लिखी और अपनी पीएचडी भी प्राप्त की। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, इसे 8 साल बाद शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था। फिर इस सर्वोच्च डिग्री को प्राप्त करने के बाद वह भारत लौट आए और उन्हें भविष्य में वित्त मंत्री के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से बड़ौदा के महाराज का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था। बाबा साहेब सितंबर 1917 में अपनी छात्रवृत्ति का कार्यकाल समाप्त करने के बाद शहर लौट आए और सेवा में शामिल हो गए थे, लेकिन नवंबर 1917 तक अस्पृश्यता के आधार पर उनके साथ हुए दुर्व्यवहार से उन्होंने सेवा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। शहर में थोड़े समय रहने के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर मुंबई लौट आए और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में सिडेनहैम कॉलेज में शामिल हो गए थे। क्योंकि वो काफी पढ़े लिखे थे इसलिए वो छात्रों के बीच में काफी पॉपुलर थे, लेकिन लंदन में कानून और अर्थव्यवस्था की पढ़ाई से शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन दिनों कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें आर्थिक सहायता दी थी। 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, ब्रिटिश भारत में शाही वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीयकरण, और उन्हीं दिनों उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से एसएससी की डिग्री भी प्राप्त की। फिर उन्होंने कुछ समय जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में बिताया। 1923 में उन्होंने डीएससी के लिए अपनी थीसिस रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान प्रस्तुत की। इससे उन्हें उसी साल बार में बुला लिया गया। 1924 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन बनाई जिसके अध्यक्ष सर चिमनलाल सीतलवाड़ और डॉक्टर अम्बेडकर थे। शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना एसोसिएशन का तत्कालीन उद्देश्य था। नए सुधार के लिए मद्देनजर दलित वर्गों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए 3 अप्रैल 1923 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया गया था। 1928 में वह गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बन गए और 1 जून 1935 को वह उसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन गए थे और 1938 में अपने इस्तीफे तक इस पद पर बने रहे।
13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले के एओला में दलित वर्गों का एक प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में उन्होंने घोषणा करके हिंदुओं को झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। उनके हजारों अनुयायियों ने उनके फैसले का समर्थन किया। 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महासम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म के त्याग की वकालत की। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, जो ज्यादातर श्रमिक आबादी थी। पर 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम पर परिवर्तन करने वाला एक विधेयक पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनकी नजर में नाम बदलना समस्या का समाधान नहीं है। 1942 में उन्हें लेबर सदस्य के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था। 1946 में वह बंगाल में संविधान सभा के लिए चुने गए। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे प्रकाशित की। आजादी के बाद यानी 1947 में उन्हें नेहरू की पहली कैबिनेट कानून में और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति नेहरू की नीति पर अपने मतभेद व्यक्त करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें LLD की उपाधि प्रदान की। भारत के संविधान के प्रारूपण के संबंध में उनके द्वारा किए गए कार्यों की मान्यता 1955 में उन्होंने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स नाम की पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर BR अम्बेडकर को 12 जनवरी 1953 को उस्मानिया विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था और आखिरकार 21 साल बाद उनकी बात सच साबित हुई। उन्होंने 1935 में एओला में जो घोषणा की थी कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को 1956 में काठमांडू नेपाल में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था। खास बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को उनके जीवित रहते ही बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद इसके सुधार में भी योगदान दिया था। इसके बाद बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। सेंट्रल बैंक का गठन बाबा साहेब द्वारा हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत की गई अवधारणा पर किया गया था। पर डॉक्टर अंबेडकर के इस चमत्कारी जीवन इतिहास से पता चलता है कि वे अध्ययनशील और कर्मठ व्यक्ति थे और उनकी जिंदगी के आखिरी 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। एक कभी न थकने वाला इंसान अपनी बीमारियों से हार गया। 6 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपने अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके लिए ये सफर बहुत ही मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और अर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रात बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख से हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे जिससे अपनी मौत से पहले बाबा साहेब ने शिरकत की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्ते के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे, क्योंकि 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत थक गए थे। भीमराव अम्बेडकर की पत्नी सविता अम्बेडकर, जिन्हें माई साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी जीवनी में विस्तार से लिखा हुआ है। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बौद्ध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफर से बहुत ज्यादा थक चुके थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहेब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।
4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिए और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौरा था। माई साहेब अम्बेडकर ने अपनी जीवनी में लिखा है कि राज्यसभा से लौटकर बाबा साहेब ने कुछ देर आराम किया। दोपहर बाद सविता अम्बेडकर यानी माई साहेब ने उन्हें जगाया और कॉफी पिलाई। 26 अलीपुर रोड के बंगले के लॉन में बैठकर बाबा साहेब और माई साहेब ने कुछ बातें की। उसी वक्त नानक चंद रतू वहां आ गए। 16 दिसंबर 1956 को मुंबई, जो कि उस वक्त बम्बई कहा जाता था, वहां धर्म परिवर्तन के एक समारोह का आयोजन होना था। मुंबई के नेता चाहते थे कि बाबा साहेब मुंबई में भी नागपुर जैसा ही धर्म परिवर्तन कार्यक्रम आयोजित करें। इस कार्यक्रम में बाबा साहेब और माई साहेब दोनों को ही शामिल होना था। माई साहेब आखिरी वक्त तक बाबा साहेब के साथ ही थी। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके इस आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहेब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहेब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गई और उन्हें जगाया। दोनों ने साथ ही चाय पी। इसी बीच नानक चंद रतू, जो दफ्तर जाने वाले थे, उनके पास आए और नानक चंद ने भी चाय पी और वो चले गए। माई साहेब ने बाबा साहेब को सुबह के रोजमर्रा के काम निपटाने में मदद की। उसके बाद वो उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आए। बाद में तीनों लोग यानी माई साहेब, बाबा साहेब और डॉक्टर मालवंकर सभी ने साथ मिलकर नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बाबा साहेब ने अखबार पढ़ी। उसके बाद माई साहेब ने उन्हें दवाइयां और इंजेक्शन दिए और फिर काम निपटाने रसोई में चली गई। बाबा साहेब और डॉक्टर मालवंकर बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। माई साहेब ने इन सभी बातों का जिक्र अपनी किताब में किया है। उन्होंने लिखा है कि बाबा साहेब का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। अगर उनकी कोई किताब अपनी जगह पर नहीं मिलती थी या कलम कहीं और होता था तो बाबा साहेब गुस्से से भड़क उठते थे। अगर उनकी इच्छा के बगैर कोई छोटा सा काम भी हुआ हो या उम्मीद के मुताबिक ना हुआ हो तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। इसमें आगे लिखा गया है कि बाबा साहेब का गुस्सा तूफान की तरह था, लेकिन वो बस वक्ती तौर पर नाराज होते थे। जो किताब, नोटबुक या कागज को तलाश रहे होते थे वो मिल जाता था तो अगले ही पल उनकी नाराजगी खत्म हो जाती थी। बाजार से लौटकर माई साहेब सीधे बाबा साहेब के कमरे में गए। बाबा साहेब ने कहा कि वो इंतजार कर रहे थे। उनका गुस्सा शांत करने के लिए माई साहेब बाबा साहेब के लिए कॉफी बनाने के लिए सीधे रसोई में चली गई। रात 8 बजे जैन पुजारियों का एक प्रतिनिधि मंडल और प्रतिनिधियों को बाबा साहेब से मिलने आना था। बंगले के लिविंग रूम में बाबा साहेब और उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के बीच बौद्ध और जैन धर्म को लेकर बातचीत हुई। डॉक्टर अंबेडकर के साथी रहे चांगदेव खैरमोड़े ने उन पर 12 खंडों में किताब लिखी। किताब के 12वें भाग में उन्होंने इस घटना के बारे में लिखा है। उस प्रतिनिधि मंडल ने ये इच्छा जताई कि बाबा साहेब को 6 दिसंबर को होने वाले जैन सम्मेलन में आना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने अपील की कि बाबा साहेब वहां जाकर जैन के भिक्षुओं के साथ बहस मुबाहिसा करें ताकि जैन और बौद्ध धर्म के बीच एकता कायम हो सके, लेकिन ऐसा हो न सका। इससे पहले ही बाबा साहेब का निधन हो गया। जैसा कि माई साहेब ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि बाबा साहेब को देर रात तक पढ़ने लिखने की आदत थी। अगर वो रम जाते तो सारी रात पढ़ते लिखते रहते। लेकिन माई साहिब अपनी जीवनी में लिखती है कि 5 दिसंबर की रात नानक चंद रतू के अपने घर रवाना होने के बाद बाबा साहेब ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की प्रस्तावना में फिर से बदलाव किया। इसके बाद उन्होंने SS जोशी और आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के अलावा ब्राह्मी सरकार के नाम लिखी अपनी चिट्ठी पर फिर से एक नजर डाली। उसके बाद वो रोजमर्रा के उलट 11:30 बजे ही सोने चले गए। उस रात के बारे में बहुत जज्बाती होते हुए माई साहिब ने लिखा कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहेब की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर 1956 को माई साहिब रोज की तरह सुबह उठी। चाय बनाने के बाद वो ट्रे लेकर बाबा साहेब को जगाने उनके कमरे में गए। उस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे थे। माई साहिब लिखती हैं कि मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हूँ मैंने देखा कि बाबा साहेब का एक पैर तकिए पे पड़ा था। मैंने बाबा साहेब को 2 या 3 बार आवाज दी लेकिन उनके बदन में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने सोचा कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने उन्हें हिलाया और उन्हें जगाने की कोशिश की, पर सोते हुए ही बाबा साहेब के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। माई साहिब को जबरदस्त धक्का लगा, वो रोने लगे। उस वक्त बंगले में केवल 2 लोग थे, माई साहिब और उनके सहायक सुदामा। माई साहिब ने रोते रोते ही सुदामा को आवाज लगाई। इसके बाद माई साहिब ने डॉक्टर मालवंकर को फोन किया और पूछा कि अब क्या किया जाना चाहिए। डॉक्टर मालवंकर ने उन्हें बताया कि बाबा साहेब को कोरामाइन का इंजेक्शन दे दें, लेकिन तब तक बाबा साहेब का देहांत हो गया था, इसलिए वो इंजेक्शन भी नहीं दिया जा सकता था। माई साहब ने सुदामा से कहा कि वो जाकर नानक चंद रतू को बुला ला। सुदामा कार लेकर गए और नानक चंद रतू को उनके घर से बुला लाए। उसके बाद लोगों ने बाबा साहेब के बदन की मालिश करनी शुरू कर दी। किसी ने मुंह में सांस देने की भी कोशिश की लेकिन कोई तरकीब काम न आई। बाबा साहेब ये दुनिया छोड़ के जा चुके थे। नानक चंद रतू ने बाबा साहेब के करीबी अहम लोगों को फोन करके बाबा साहेब के निधन की जानकारी दी। फिर नानक चंद रतू ने सरकार के विभागों, ट्रस्ट ऑफ इंडिया और आकाशवाणी के केंद्र को भी फोन करके बाबा साहेब के निधन की सूचना दी। बाबा साहेब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थक सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए।
चंगदेव खैर मोड़े अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि माई साहब जिद कर रही थी कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहब ने लिखा कि उन्होंने बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की और उसके बाद बाबा साहब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बनी। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अर्थव्यवस्था, राजनीति, कानून, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने, पढ़ाने और पुस्तकालय में नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन वाले उच्च पदों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे दलित वर्ग के अपने भाई बहनों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना शेष जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए। उनके जीवन इतिहास को पढ़ने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना आवश्यक और उचित है। एक मत के अनुसार 3 बिंदु ऐसे हैं जो आज भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज अन्य आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्य हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसे विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।